नमस्कार। इतिहास चर्चा के 45वें एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड इसलिए भी पिछले एपिसोड से अलग है कि अब मैं इंडियन हिस्ट्री पर भी बात करने जा रहा हूँ और ये हमारा पहला जो वीडियो है वो आधुनिक भारत के इतिहास से मैं शुरू कर रहा हूँ। यूँ तो आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से शुरू माना जाता है हमारी किताबों या हमारे पाठ्यक्रम में, और अभी 1964 तक, कहीं 1975 तक सिलेबस का हिस्सा बन चुके हैं और ये चल रहा है। लेकिन जो बात मैंने अभी एक शॉर्ट में भी उठाई थी कि ये जो काल विभाजन है वह कहाँ तक वैज्ञानिक है या तर्क आधारित है, तो उसमें मैंने बताया कि अ, इस काल विभाजन का कोई बहुत तार्किक आधार नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें भारत के एक बड़े राज्य बंगाल, जिसमें आज की बात करें अगर उस बंगाल में, तो आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, ये सब मिला के एक प्रांत बनता था मुगल साम्राज्य का, बंगाल प्रांत। उस प्रांत के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं जीत गईं और इस तरह से बंगाल पर उनका परोक्ष शासन शुरू हुआ। चूंकि शासक आधुनिक यूरोप से आए थे, संभवतः इसीलिए उन्होंने, जैसे ही भारत के एक हिस्से में उनका शासन शुरू हुआ, काल विभाजन में उन्होंने वहीं से भारत के आधुनिक इतिहास की शुरुआत की और बाद में उनके ही द्वारा लिखा पढ़ा जा रहा था, तो ये विभाजन अब लगभग मुकम्मल मान लिया गया है। तो इस दोषपूर्ण काल विभाजन में इसलिए कह रहा हूँ कि यूरोप में पुनर्जागरण की लंबी प्रक्रिया से गुजरकर तर्क आधारित समाज की स्थापना हुई थी। धर्म आधारित या धर्म केंद्रित समाज के केंद्र में मनुष्य को स्थापित किया गया था और इसलिए उसको आधुनिकता कहते हैं। लेकिन उस अर्थ में भारत में कोई पुनर्जागरण नहीं हुआ और ना ही औद्योगिकरण के क्षेत्र में कोई बड़ी घटना जो मैंने देखा, तो 1818 में पहला मैकेनाइज्ड या मशीनीकृत टेक्सटाइल मिल कलकत्ते में लगी और 1817 में ही अगर पश्चिमी या तर्क आधारित शिक्षा की बात करें तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जहां पश्चिम और भारतीय उच्च शिक्षा दोनों की पढ़ाई शुरू हुई। तो उस नज़रिए से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आधुनिकता के शुरुआती प्रयास होंगे और 19वीं शताब्दी में ही तथाकथित 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय नवजागरण जिसे कहा जाता है, और कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो इसे भारतीय पुनर्जागरण कह देते हैं, लेकिन ये भारतीय पुनर्जागरण नहीं था। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो अभी भारत का इतिहास शुरू करें आधुनिक भारत का, इससे पहले हम लोग जरा 18वीं शताब्दी के में भारत की क्या स्थिति है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इसकी चर्चा कर लें और उसके बाद हम इस मामले को, और कैसे विदेशी लोगों का आगमन हो रहा है और उसी तमाम विदेशियों के आगमन में से एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासन में, भारत में शासन अपना स्थापित करने में सक्षम हो जाती है, सफल हो जाती है। तो मित्रों, जब हम 18वीं शताब्दी के भारत की बात कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि एक ज़माने में भारत में मुगल साम्राज्य, महान मुगल साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और 1526 से लेके 1707, लगभग 75 साल
275 साल के में नहीं, हाँ, 1707 तक कुल 6 बादशाह उन्हें शासन किया। तो 1526 से 1626 और 1707 बते लगभग 180 85 सालों के बीच कुल 6 बादशाहों ने शासन किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई और माना जाता है कि वहीं से मुगल साम्राज्य का क्षरण शुरू हुआ। और 17 मतलब कुल 6 बादशाह 1526 से लेकर 1707 और अगले 50 साल यानी कि प्लासी का युद्ध होने तक 10 बादशाहों ने 50 साल में शासन किया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब के बाद का या उत्तर औरंगजेब काल जो मुगल साम्राज्य का था वो कितना अस्थिर था। और इन 10 बादशाहों में तो कुछ महीने तक शासन किया। आप अगर उस लिस्ट को देखना चाहेंगे तो उपलब्ध है, देख सकते हैं कि किसने कितने दिन तक शासन किया। तो माना ये जाता है, ज़्यादातर किताबों में ये कहा जाता है कि साहब चूंकि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत कमज़ोर थे और इसलिए अयोग्य थे, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं है। मुगल साम्राज्य का पतन सिर्फ अयोग्य उत्तराधिकारियों के चलते हुआ हो, ये एक बात है, ठीक है, कि अयोग्य उत्तराधिकारी। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हमको गौर करनी चाहिए कि जो विदेशी शक्तियाँ आ रही हैं जिन्होंने बाद में भारत में शासन स्थापित किया, वो किस अर्थ में भारतीय शासकों से श्रेष्ठ थे। विदेशी लोग आ रहे हैं, 1 जहाज, 2 जहाज, 5 जहाज में आए, संख्या बहुत कम है, यहीं के लोगों को अपने सेना में भर्ती करके और उनका नेतृत्व करके। जैसे प्लासी के ही बारे में हम देखें तो प्लासी के युद्ध के बारे में जो हमको पता चलता है कि बंगाल के नवाब की सेना में 50,000 सैनिक थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में मात्र 3,000 सैनिक थे क्लाइव के नेतृत्व, और उन्होंने बंगाल के नवाब को हरा दिया। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ अयोग्य उत्तराधिकारियों का मामला नहीं था। हमारे इस दौरान 18वीं शताब्दी में कोई भी वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है हमारे पास, खास तौर पे आयुध निर्माण के क्षेत्र में, सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में कोई ऐसा नवीनीकृत चीज़ नहीं आई। और दूसरी तरफ जो हमारे विदेशी आ रहे थे, जिनसे हम थोड़ी बहुत उनके यूरोप में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शुरुआती दौर चल रहा है, अगर हम गौर करें, पहले कृषि क्रांति हो चुकी है 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में, और 18वीं शताब्दी के ही उत्तरार्ध में वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो रही है और नए नए उपकरण बन रहे हैं, रेलगाड़ी का आविष्कार हो रहा है, आयुध में अच्छे फाइन किस्म की गन बन रही है, छोटे छोटे पिस्टल। बारूद का ज्ञान भारत में भी है मुगलों के काल से, लेकिन उनको कैसे संक्षिप्त रूप उनका इस्तेमाल किया जाए जो मारक हो। और इसलिए एक तो मैं जो बात भटक ना जाऊँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं इशारा कहना कि सिर्फ अयोग्य उत्तराधिकारियों का मामला नहीं था, बल्कि कई कारण थे। अगर उन कारणों के हम लोग संक्षेप में बिंदुवार चर्चा कर लें तो एक तो औरंगजेब की नीतियाँ और उससे जो असंतोष उत्पन्न हुआ वो एक बड़ा कारण था जिसने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर किया। जैसे मराठों से उसका संघर्ष रहा, राजपूतों से उसका संघर्ष रहा, हिंदुओं को बड़े पैमाने पर उसने अपनी धार्मिक नीतियों से असंतुष्ट कर दिया। 1658 में जब उसने सत्ता संभाली तो उसने कट्टर नीतियां अपनाई, मराठों, राजपूतों, जाटों और सिखों के साथ उसका संघर्ष तेज हो गया, जजिया कर लगाया और उसने, और धार्मिक असहिष्णुता के कारण हिंदू जो राज्य हैं या हिंदू राज्य रजवाड़े हैं उनमें और जनता में असंतोष बढ़ा।
निरंतर उसने युद्ध किए और दक्षिण में के युद्धों में दक्षिण भारत में वो रहा लंबे समय तक। तो इन युद्धों के चलते भी अर्थव्यवस्था राज्य की कमजोर हुई, खजाने में कमी आई। दूसरा, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के नियम बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो प्रायः औरंगजेब भी अपने भाइयों की हत्या करके आया था, लिहाजा उसके बाद भी जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें बहुत बड़े पैमाने पर वो युद्ध जारी रहा। तो कमजोर शासक, इससे जो शासक आए वो कमजोर थे, उन्होंने भ्रष्टाचार ही बढ़ाया और प्रशासनिक विफलताओं को बढ़ावा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो योग्य अधिकारी थे मुगल साम्राज्य के, जैसे निज़ाम उल मुल्क काशिफ ज़ा या अवध का जो नवाब है शुजाउद्दौला, ये सब जो ये लोग पहले मुगल साम्राज्य के बड़े बड़े अधिकारी थे, सूबेदार थे, वजीर थे, और बंगाल का नवाब, ये सब पहले मुगल। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर हो रही है, वैसे वैसे भारत में दो तरह की क्षेत्रीय शक्तियां, बाहरी लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन दो तरह की क्षेत्रीय शक्तियां बढ़ रही हैं। एक तो वो क्षेत्रीय शक्तियां हैं जिनका मुगल साम्राज्य से झगड़ा था, जैसे सिख हैं, जाट हैं, मराठे हैं, इस तरह के लोग हैं। और दूसरे वो हैं जो पहले मुगल साम्राज्य की तरफ से देश के अलग अलग सूबों का शासन करते थे, अब उन्होंने खुद अपने स्वतंत्र राज्य, मुगल साम्राज्य छरित हो रहा है तो उन्होंने नाम मात्र की निष्ठा दिखाते हुए अपना सारा ध्यान उन सूबों पर केंद्रित किया और वहाँ स्वतंत्र राज्य की तरह काम करने लगे। अवध है, बंगाल है, हैदराबाद का निज़ाम। तो ये टीपू सुल्तान उधर, जो लोग मतलब मुगल साम्राज्य से संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, उसमें टीपू, उस तरह की एक शक्ति टीपू सुल्तान भी है, वो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन है बने के बाद में, और वहाँ उसकी सत्ता दक्षिण में स्थापित हुई है। तो इस तरह से दो तरह के राज्य हमको दिखाई देते। अब मुगल सत्ता कमजोर हुई है तो जो लोग उनसे लड़ रहे थे उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर लें। पंजाब में सिखों ने कल सत्ता कायम की, जाटों ने दिल्ली के आसपास, रोहिलाज ने सत्ता कायम की, और मराठों ने अपनी ताकत को बहुत मजबूत कर दिया। एक समय में वो किंग मेकर की हैसियत पाएंगे और मुगल साम्राज्य के में दिल्ली में वो भी उनका भी शासन चलेगा। तो इस परिस्थिति में दूसरी तरफ हम देखें कि विदेशी शक्तियाँ कैसे आ रही हैं, कि 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और उसके द्वारा पहली बार यूरोप से भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग उसने खोजा। अब सवाल ये है कि हम पढ़ते हैं कि बहुत पहले से भारत का तो विदेशों से, यूरोप से व्यापार होता रहा, तो कैसे होता था? तो 2 मिनट में अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। तो पहले होता ये था कि अरब सागर, और अरब सागर से हम लोग पहुँचते थे लाल सागर तक और वहाँ जाके जहाज लंगर डाल देते थे। दूसरी तरफ यूरोप का माल जो आता था, सिकंदर ने जो अलेक्जेंड्रिया यूनान में एक बंदरगाह बनाया था, अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह, वहाँ तक यूरोप का माल आता था। और बीच में एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका है, तो माल उतारा जाता था और ऊँटों पे लाद के उस तरफ जाता था। तो व्यापार का एक तरीका ये था। भूमार्ग इसमें एक तुर्की वाला रास्ता जो, बाद में जब सुएज नहर बन जाएगा तो ये रास्ता जुड़ जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करेगा और इस तरह से एक व्यापारिक मार्ग हुआ। तो अभी जब तुर्कों का अधिकार हो जा रहा है, ऑटोमन तुर्कों का, कुस्तुनतुनिया पर, आज के इस्तांबुल पे, तो ये परंपरागत रास्ता जो व्यापार का है भूमार्ग का, वो बंद हो गया और इसलिए अब यूरोप को ज़्यादा ज़रूरत है भारतीय माल की या एशियाई बाजार की, तो वो लोग दूसरा रास्ता वास्को डी गामा के, फिर वास्को डी गामा के बाद में तो इस तरह पहली पहली जो शक्ति आई वो पुर्तगाली थे, दूसरे नंबर पर डच आए, तीसरे नंबर पर अंग्रेज़ आए और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी भारत में आए। और फिर इन्होंने अपने अलग अलग केंद्र बना लिए, जैसे
पुर्तगालियों ने गोवा में, डच लोगों ने कोच्चि में, अंग्रेज़ लोगों ने मद्रास में और फ्रेंच लोगों ने पांडिचेरी को अपना केंद्र बना के भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। आदरणीय प्रश्न यह है कि अगर मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी योग्य होते और इतने युद्ध न लड़े होते, उन्होंने उत्तराधिकार के नियम स्पष्ट होते, तो क्या कुछ और परिदृश्य होता भारत का? अपनी बात ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।